आ जाओ, आज स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। कल थोड़ा इंट्रो ही दिया था, वही वही करे थे। एटॉमिक नंबर याद हो गए किसी को? कोई सुनाना चाहेगा अपनी इच्छा से कि मैम मैंने सारे याद कर लिए एटॉमिक नंबर्स? अरे वो तो आज ही आया, तो चैन तो लेने दो बेचारे को। हाँ जी, एटॉमिक नंबर जल्दी सुनाओ, विद एलिमेंट सुना दो एक बार, फिर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बस मेरी संतुष्टि के लिए, मेरी आत्मा को शांति मिल जाए कि हाँ इन्होंने याद कर लिए हैं। जल्दी बताओ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन खा गए? नियॉन बोल दिया, अच्छा। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, देन क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए, बाकी सब। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। कौन सा चैप्टर है फर्स्ट? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब देखो, तुम 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़ के आए हो इसके बारे में। क्या पढ़ के आए हो जल्दी बताओ? पढ़ाई तो नहीं, क्या था? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज वाला एक टॉपिक पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जल्दी बताओ, बस क्या पढ़ा था यही बताना है। ये 9th उसमें पढ़ के आए हो, 9th क्लास में सारे पास करके आए हैं 9th। जल्दी बता दो। और सुन लो एक बात मेरी, नोट्स में वही लिखना है जो मैं कहूँ, यहाँ से अंट शंट सब कुछ मत उतारते रहना, कोई जरूरत नहीं है। नोट्स क्रिस्प होते हैं, नोट्स मैं खुद बताऊंगी बच्चों, ये लिख लो कॉपी में, ये लिख लो, ठीक है? ये नहीं कि सारे बैठ के यहाँ चित्र बना रहे हैं, जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, मैं यहाँ पंछी भी बना रही हूँ तो उसको भी बना रहे हैं, नहीं, ठीक है? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, किसी किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे पास तो नोट्स हैं, फलाने के नोट्स हैं, मेरे पास तो भैया के नोट्स हैं, दीदी के नोट्स हैं, उस कोचिंग के नोट्स हैं, कुछ तुम्हारे किसी काम के नहीं है। तुम्हारे नोट्स वही हैं जो तुम्हारे हाथ से लिखे हुए हैं, जिसमें तुम डेली जाके रिवाइज करने वाले, जिसको तुम पढ़ने वाले, जो तुमने खुद लिखे हैं, ठीक है? नोट्स अपने होते हैं, किसी के नहीं होते नोट्स, ठीक है? तो सबको लिखना है, जो मैं कहूँ वही लिखना है, फालतू मत उतारते रहना यहाँ से कुछ भी। हाँ जी बताओ जरा, फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है? 9th क्लास में सबने पढ़ा हुआ इतना। कैसे बताऊं? जैसे वो बताया फिजिकल वैसे ही बता। हाँ जी, और कोई? जल्दी। हाँ चलो कह सकते हैं, बट इसके भी थोड़े कंट्रोवर्सीज हैं, और बताओ। क्या है ना? ये पढ़ा था मैम बेसिकली 9th क्लास में, कि फिजिकल चेंज में ना फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। अभी तुम अब पढ़ोगे आज की क्लास में कि केमिकल चेंज में भी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, लेकिन साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि मैम जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, या केमिकल चेंज होता है, उसमें हमेशा एक नई चीज बनती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। इसमें कभी भी कोई नई चीज नहीं बनती, कोई भी नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, इसमें कभी भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो केमिकल चेंज होता है उसमें क्या होता है, उसमें न्यू चीज हमेशा बनती ही बनती है, न्यू कंपाउंड, न्यू सब्सटेंस हमेशा क्या होता है, बनता ही बनता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। बाकी और भी पॉइंट्स तुम लोग पढ़ते हो उसमें, लेकिन थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज रहती हैं, ठीक है? लेकिन ये बिल्कुल फिक्स चीज है कि केमिकल चेंज में या केमिकल रिएक्शन के अंदर नई चीज बनेगी, और फिजिकल चेंज में कुछ पता नहीं हमें, ठीक है? नई चीज तो नहीं बनती है इसमें, ये तो कंफर्म है। बट और भी जो पॉइंट तुम 9th में पढ़ के आए हो, वो कहीं कहीं पे दोनों के क्लैश करते हैं। जैसे हम कहते हैं ये इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, लेकिन इसके रिवर्सिबल होने में भी कुछ झोल है ना, कहीं कहीं पे ये फॉल करता है। तो अभी हमें इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, अभी हमें बेसिक अब सीधा केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो हम पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एग्जाम्पल दो मुझे जल्दी। हाँ जी, केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल दो जल्दी फटाफट से। बर्निंग ऑफ कैंडल की आवाज आ रही है, 9th क्लास में जो पढ़ा था वो बाहर निकल रहा है, जल्दी बताओ। और हाँ जी बोलो जल्दी, कोई एग्जाम्पल। नोट्स मैं खुद बताऊंगी जो लिखना होगा, अभी मुझे बताओ जो मैं पूछ रही हूँ पहले। चलो, एक रस्टिंग बता दिया है, रस्टिंग ऑफ आयरन, और बताओ। और बताओ। हाँ जी, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, और बताओ। ग्रोथ ऑफ प्लांट। कैसे पता ये सारी की सारी वो है केमिकल रिएक्शंस? जल्दी बताओ। हाँ जी, रस्टिंग ऑफ आयरन तुम्हें कैसे पता केमिकल रिएक्शन है?
फटाफट जल्दी, कोर्स भी करना है हमने, आगे बढ़ाना भी है इसको। आयरन की रिएक्शन मैम पानी के साथ होती है और ऑक्सीजन के साथ होती है, और क्या बन जाता है? आयरन का ऑक्साइड। ठीक है, इसका मतलब ये है, एक डेफिनेशन तो हमारे दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज का मतलब होता है मैम एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो चीज हमारे पास शुरुआत में होती है ना, वो बिल्कुल ही एक ऐसी चीज में चेंज हो जाती है जो बिल्कुल डिफरेंट होती है, जिसकी प्रॉपर्टीज भी अलग है, जो बिल्कुल ही डिफरेंट है पहले वाली चीज से। जैसे यहाँ पर देख लो रस्टिंग ऑफ आयरन में, रस्टिंग ऑफ आयरन में तुम्हारे पास पहले आयरन होता है और उस आयरन पे ना पानी और ऑक्सीजन के साथ दोनों की रिएक्शन होके क्या बन जाता है? आयरन का ऑक्साइड बन जाता है। इस तरीके से ये मैंने XH2O लिखा है क्योंकि इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते फॉर्मूले में, तो तुम्हें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये क्या है? ये है रस्ट का फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हुआ है? पहले तो ये आयरन था, पता नहीं मैम अपन तो इसने अपने साथ क्या क्या चिपका लिया है, ऑक्सीजन चिपका लिया, हाइड्रोजन पता नहीं क्या क्या लगा लिया है। इसका मतलब क्या हो गया है? बिल्कुल ही डिफरेंट है। पहले ये Fe था आयरन, और अभी ये क्या बन गया है? रस्ट। लिखो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो फटाफट। फिर हमें यहाँ पर बेसिकली बोर्ड्स के लिए फोकस करना है सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पर, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। सारे लिखवाती हूँ, फटाफट लिखो। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो। द रिएक्शंस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, फटाफट लिखो और जल्दी। द रिएक्शंस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस undergo change to produce one or more new substances, with different properties, are called chemical reactions. The processes in which one or more substances undergo a change to form one or more new substances are called क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, एनसीईआरटी की लाइन है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड्स में, 2022 में आया शायद या 2021 में। लिखो द आइडेंटिटी। एनसीईआरटी की लाइंस मिस करते हो ना, फिर यही होगा, फिर क्वेश्चन समझ नहीं आया कहाँ से पूछ लिया। द आइडेंटिटी एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस चेंजेस। द आइडेंटिटी एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस चेंजेस या इज चेंज्ड, ऐसे लिख लो बस, बहुत है इतना। देखो क्या मतलब है इस चीज का। जब एक केमिकल रिएक्शन होती है ना, एक बार यही सवाल आया था कि किस इन 4 ऑप्शंस में से किस में नेचर और आइडेंटिटी जो है वो सब्सटेंस की चेंज होती है, ये सवाल आया था। ठीक है, आइडेंटिटी का क्या मतलब है और नेचर का क्या मतलब है, ये बता दो जल्दी। क्या मतलब समझ में आ रहा है इन वर्ड से? नेचर का मतलब तो मैम दोनों टाइप की नेचर है, फिजिकल नेचर भी हो सकती है वो, और वो हमारी केमिकल नेचर भी हो सकती है। आइडेंटिटी का क्या मतलब है? आइडेंटिटी मतलब मैम आइडेंटिटी, जो पहले उसकी पहचान थी वो पहचान ही चेंज हो गई। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, किस चीज का? पानी का एग्जांपल लो, सबसे सस्ता सा एग्जांपल है, 9th क्लास में भी लेते रहते थे, अभी भी ले लो क्योंकि आसान है। जैसे ही तुम पानी पे बिजली फेंक के मारते हो ना, जैसे ही तुम पानी पे बिजली फेंक के मारते हो तो ये टूट जाता है, किसमें? हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। क्या हुआ? सब कुछ ही बदल गया। क्या बदल गया? फिजिकल नेचर बदल गई। फिजिकल नेचर मतलब फिजिकल स्टेट बदल गई, देख लो चाहे यहां पर। केमिकल नेचर बदल गई, बताना जरा कैसे? पहले क्या था ये? पहले क्या थी इसकी फिजिकल स्टेट? लिक्विड था ना, अब कौन सी फिजिकल स्टेट में चला गया है? गैस में चला गया। इसका मतलब है फिजिकल नेचर तो चेंज हो गई। केमिकल नेचर कैसे चेंज हो गई बताओ जल्दी। हर एक वर्ड का मतलब है, लॉजिकली जेन्युइनली पढ़ते रहो, चुपचाप सुनते रहो। केमिकल नेचर कैसे चेंज हुई? क्योंकि लिखा है ना तुमने कि केमिकल रिएक्शन में नेचर भी चेंज हो जाती है, आइडेंटिटी भी चेंज हो जाती है। नेचर में फिजिकल तो समझ में आ गया कि लिक्विड से गैस बन गई। केमिकल नेचर कैसे चेंज हुई है? केमिकल नेचर चेंज हुई है मैम कैसे? मैम ये तो आग को बुझाता है। पानी क्या करता है? आग जब लगती है कहीं तो पानी डालते हो ना, आग को बुझाता है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन आग को बुझाता है, ये तो जलाता है। और ये कैसी गैस है? ये तो खुद जलती है।
हाइड्रोजन गैस कैसी है, इसको थोड़ी सी भी आग दे दो ये तो खुद जलने वाली गैस है, कंबस्टिबल गैस है। और ये मैम कंबस्शन को बढ़ावा देने वाली गैस है, ये प्रमोट करती है। इसका मतलब केमिकल नेचर भी चेंज हो गई है, बिल्कुल चेंज हो गई है प्रॉपर्टीज। पानी आग को बुझा रहा है या आग को जला रहे हैं और ज्यादा, इसका मतलब नेचर ऑफ सब्सटेंस चेंज हो गई है। आइडेंटिटी पता ना, आइडेंटिटी का क्या मतलब है, आइडेंटिटी कैसे चेंज हुई है केमिकल रिएक्शन में। अगर तुम कह रहे हो कि पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गैस का बन जाना एक केमिकल रिएक्शन है, तो आइडेंटिटी कैसे चेंज हो रही है मैम, यहां पर ये है पानी H2O, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, ये पढ़ोगे अभी तो देखो, वहां H2O की कैसी शक्ल दिख रही है तुम्हें, हाइड्रोजन की शक्ल देखो, ऑक्सीजन गैस की शक्ल देखो, तो सब कुछ चेंज हो गया है। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, वो प्रोसेस होती है जिसमें जो पहले था ना वो बाद में नहीं है, वो बिल्कुल चेंज चीज है, नई चीज है बिल्कुल तुम्हारे पास, सब कुछ बदल गया है। प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटी, ये स्टेटमेंट पूछ के ही क्वेश्चन आया था एक बार, एमसीक्यू आया था, 4 ऑप्शंस दिए हुए थे और ये पूछा हुआ था इन चारों में से किसमें आइडेंटिटी और नेचर ऑफ सब्सटेंस टोटली चेंज हो गई है। ठीक है, तो ये नोट कर लिया तुमने, ये वाली लाइन नोट कर ली, ये एग्जाम्पल नोट कर लो करना है तो, क्योंकि फिर भूल जाओगे, गजनी हो ना, टेस्ट होगा तो फिर भूल जाओगे कि क्या मतलब था। फिजिकल नेचर का मतलब है स्टेट का चेंज होना, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिक्विड से गैस बन गई है ये। और केमिकल नेचर का मतलब है ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये आग को बुझा रहा है, एक्सटिंग्विशेस फायर, और ये प्रमोट करता है, प्रमोट बर्निंग, और ये तो खुद जल जाती है बेचारी। ठीक है, और आइडेंटिटी का मतलब ये इनके फॉर्मूलों में है, पहले ये ऐसी शक्ल का था H2O और बाद में ये ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, चलो एग्जाम्पल्स नोट करो। हाँ जी, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। पहला रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्रीफ में लिख लेते हैं, यहां पर जितने एग्जाम्पल मैं तुम्हें लिखवा रही हूँ वो सारे के सारे एग्जाम्पल तुम्हारे किसी ना किसी चैप्टर में आगे आएंगे, सुन रहे हो, जितने एग्जाम्पल्स हम यहाँ 6-7 लिख रहे हैं ये सारे दोबारा से रिपीट होंगे। लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ बता देती हूँ कि ये क्यों केमिकल रिएक्शन है, थोड़ा सा ब्रीफ, बस ब्रीफ, ठीक है, बाकी डिटेल्स उन चैप्टर्स में पढ़ लेंगे। पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन, दूसरा क्या है बच्चों, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ये क्या होता है मैम, दूध का दही बन जाना ड्यूरिंग समर्स, दूध को बाहर छोड़ दो गर्मियों में क्या होगा, फट जाएगा ना, दूध का फटना इज कर्डलिंग। ठीक है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क ड्यूरिंग समर्स एट रूम टेम्परेचर, ये नहीं कि फ्रिज में रख के दही जमा दी। अभी एक्सप्लेन कर रही है कि क्यों केमिकल रिएक्शन, भाई कौन है ये पीछे, शांत बैठो, बैठना है तो, नहीं तो दरवाजा खोल के बाहर। हाँ, अब इतना बड़ा बड़ा भी नहीं दिख रहा क्या, एट, फैट नहीं है एट, चलेगा फैट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। अब पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी लिख लो। देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन क्यों है केमिकल रिएक्शन, आयरन को अगर तुम मॉइस्चर और ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में छोड़ोगे ना तो रस्ट बन जाता है। अब कोई मुझे ये बता दे Fe और Fe2O3 में फर्क है या नहीं है, बहुत फर्क है जी, देखने में तो बहुत लग रहा है, तो है फर्क, पहले Fe था, क्या बन गया है, कुछ अलग ही बन गया है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क का क्या मतलब है, हाँ जी, मिल्क के अंदर कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज, मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर जो होती है वो दही बनने पर किस में कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड में। इसका मतलब कुछ तो चेंज आया है, केमिकल चेंज ही आया है, लैक्टोज का स्ट्रक्चर अलग होता है बहुत, लैक्टिक एसिड अलग होता है, ये चीनी है वो क्या है, एसिड है। इधर आओ, डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है, ये सारे इन पे चैप्टर्स हैं, ये अलग अलग चैप्टर्स में रिपीट होंगे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जा रही हूँ, ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट करना है फालतू में। आओ जरा, डाइजेशन का क्या मतलब है, डाइजेशन में ये होता है बच्चों, ये डाइजेशन का एक्सप्लेनेशन है। कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है जल्दी बताओ, कोई बता देगा, ये तो पढ़ रखा होगा पहले भी किसी क्लास में। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद क्या बना देता है, ग्लूकोज। फैट्स क्या बना देते हैं, फैट्स मैम टूट के बन जाते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल।
ये क्या होता है अभी बता देंगे अगले चैप्टर्स में। प्रोटीन क्या बनाता है बच्चों? सारे एग्जांपल्स नोट करो, एमसीक्यू आ चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। सारे लिखे हैं बेटा, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। बताओ जरा, फर्मेंटेशन में क्या होता है? ग्रेप्स में कौन सी शुगर प्रेजेंट है? फ्रक्टोज। उसका क्या बन जाता है? इथेनॉल और CO2 बन जाता है। आएंगी बाद में आएंगी, लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में आधे से ज्यादा ये वाली रिएक्शंस भी आएंगी, ये वाली भी आएंगी, सारी आएंगी, इससे सारी नोट करनी जरूरी है। हाँ जी, और बताओ, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का टाइप है। मैम ये कौन सी मुसीबत है सेलुलर रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो तुमने खाने में चीनी खाई है ना, और जो तुमने अपने नाक से सांस ली है, जो ऑक्सीजन अंदर ली है, उस ऑक्सीजन की हेल्प से उस चीनी को तोड़ देना। कहाँ पे? सेल्स के अंदर। और क्या बन जाता है बच्चों सेल्स के अंदर? CO2 गैस बनती है मैम, थोड़ा सा मेटाबॉलिक पानी बनता है, और साथ में रिलीज होती है बहुत सारी एनर्जी। तो ये भी एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। कौन एक्सप्लेन करेगा कि ये एक केमिकल रिएक्शन है? बताना जरा। हाँ जी, कौन एक्सप्लेन कर देगा कि ये केमिकल रिएक्शन है? ये केमिकल रिएक्शन है, कैसे पता? मैम देखो पहले क्या है, शुगर है यहाँ पर। कौन सी शुगर है बच्चों? ये C6H12O6 ग्लूकोज है ये। इसकी रिएक्शन मैम ऑक्सीजन के साथ हुई है, क्या बन गया है? CO2, पानी और एनर्जी। तो मैम बिल्कुल डिफरेंट है ना, देखो ये ग्लूकोज है चीनी, वो बेचारी CO2 गैस है, तो बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो गई है ना। इसलिए ये भी किस चीज का एग्जाम्पल है? ये भी अपना एग्जाम्पल है एक किसका? केमिकल रिएक्शन का। और बताओ, और कोई एग्जाम्पल तुम्हें याद आ रहा हो? डाइजेशन ऑफ फूड भी आ जाएगा इसमें, डाइजेशन ऑफ फूड लिख लिया हमने। और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आ जाएगा, वो तो हम लेकिन चैप्टर के अंदर पढ़ लेंगे, बहुत सारी रिएक्शंस है, ठीक है। तो ये तुम्हें याद होनी चाहिए कि ये सारी केमिकल रिएक्शंस है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन, कर्लिंग ऑफ मिल्क, डाइजेशन ऑफ फूड, सेलुलर रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं फर्स्ट एक्टिविटी पे। हाँ भाई कितना स्लो लिखेगा, देखो जल्दी, सारे स्लो। फिर और नोट्स लिखते रहना भाई, नोट्स तुम्हारे अपने होते हैं, पहले बता दिया, बस एक बार बताऊंगी, 2 बार जो नहीं लिखेगा बैठो फिर आराम से झेलो। आओ जल्दी करें। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैम अगर हमें किसी प्रोसेस में ये चीज पता करनी है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो कैसे पता करेंगे? कि कुछ शॉर्टकट है? तो बहुत सारे शॉर्टकट है, ठीक है। अगर कहीं किसी प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपको इन 4-5 चीजों से पता चल जाएगा। कौन कौन सी 4-5 चीजें हैं बच्चों? पहली इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉपर्टी है, फॉर्मेशन ऑफ कलर, या चेंज ऑफ कलर लिख लो बेटर है, या फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड भी लिख सकते हो यहाँ पर। चेंज ऑफ या चेंज इन कलर कर लो इसको, ठीक है। क्या है पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी? चेंज इन कलर। तुमने पहले कोई सब्सटेंस लिया हुआ था, तुमने रिएक्शन करवाई उसकी, तो तुमने देखा उसका कलर चेंज हो गया। अभी मैं इनकी सबकी एक्टिविटीज हैं तुम्हारे कोर्स में, ठीक है, रट्टे लगाने इनके, क्योंकि इन सब पे बेस्ड एक्टिविटीज है, तुम समझ जाओगे कि अच्छा ये उसमें फिट हो रही है। तो पहली कौन सी है बच्चों? चेंज इन कलर। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अभी बता रही हूं प्रेसिपिटेट होता क्या है, धीरे धीरे सब्र रखो, पहले लिख लो। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों चेंज इन फिजिकल स्टेट, लिख लो मेरे साथ साथ, चेंज इन फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एवोल्यूशन ऑफ गैस और मिक्सचर ऑफ गैस। और लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है? स्टेट का लिख लिया हमने, स्टेट लिख लिया, प्रेसिपिटेट लिख लिया, गैस लिख लिया, टेम्परेचर। भाई अगर इन 5 में से कुछ भी हो रहा है ना, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन वहां पर क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है, पक्का से हो रही है। अब इन सब के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, सारे हमारे कोर्स में एक्टिविटीज हैं। अगर कहीं पर कलर चेंज हो,
कोई प्रोसेस चल रही है, कलर का चेंज हो गया, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन पक्का से है। प्रेसिपिटेट बन गया, केमिकल रिएक्शन है वो चीज। कहीं पर फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, मैम ये फिजिकल स्टेट का चेंज होना तो फिजिकल चेंज में भी था, है ना। बर्फ को फ्रिज से निकाल के बाहर रखो, पानी बन जाता है, सॉलिड से क्या बन जाता है, लिक्विड। तो मैम ये तो वहां भी था, हाँ ये दोनों में कॉमन है। स्टेट का चेंज होना तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टी भी है और स्टेट का चेंज होना तुम्हारा केमिकल रिएक्शंस में भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, कहीं पर गैस निकले या बहुत सारी गैसेस भी निकल सकती हैं एक ही रिएक्शन में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकल रही है, ऑक्सीजन गैस भी निकल रही है, पढ़ोगे बहुत सारी रिएक्शंस, SO2 गैस निकल रही है, SO3 गैस निकल रही है, एक साथ कहीं कहीं गैसेस निकल रही है, वो भी इसमें आएगा, इसकी प्रॉपर्टी। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब हमें इन सब पे एक्टिविटी डिस्कस करनी है। अब फर्स्ट एक्टिविटी पढ़ो अपनी किताब की, जल्दी फटाफट बुक खोलो और फर्स्ट एक्टिविटी पढ़ो जल्दी, और जल्दी जल्दी करो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ अपने दिमाग की। कौन कौन बुक नहीं लेके आया, पार्थ कहाँ है बुक, और तुम्हारी इतनी जगह में दिक्कत आ रही है बुक खोलने में, हाँ जी नहीं लाए, बुक लाया करो बेटा, बुक फिर क्या है, बुक कौन खरीद रहा है आजकल, मैं अब यहाँ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं पहले बोलती होती थी, जो तुम्हें पता ही है, क्या बोलती थी मैं 9th क्लास में, क्या बोलती थी बताना जरा, भूल गए तो बस बोलूंगी नहीं, हाँ जी चलो आ जाओ पढ़ो जल्दी। टीचर बेचारी, टीचर की असिस्टेंट से तुम्हें एक्टिविटी करनी है, वो ये कह रहा है कि पहले तो टीचर को चश्मा पहना दो बहुत बड़ा सा, ठीक है, आई ग्लासेस पहन लेगी बेचारी, ठीक है। उसके बाद ये बोला है कि मैग्नीशियम रिबन। अब देखो एक चीज समझ लो, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा दिक्कत इस चीज से आती है, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं, कभी रिबन लिख देंगे, कभी मैम ग्रेन्यूल लिख देंगे, कहीं पे कुछ लिख देंगे, ये वर्ड्स सिर्फ तुम्हें डराने के लिए हैं। पहली चीज ये समझ लो, तुम साइंस में ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे, ग्रैन्यूल्स आ गया जी, रिबन ले लिया जी, स्ट्रिप बता दी, कहीं पे बता देंगे स्ट्रिप, इनसे डरना नहीं है, तुम्हें ये देखना है इन वर्ड्स के आगे क्या लिखा हुआ है, तुम्हें उस चीज पे फोकस करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मैग्नीशियम रिबन, तो रिबन को भूल जाओ, रिबन मतलब एक स्ट्रिप है पतली सी, रिबन शेप का है। रिबन कैसा होता है देखा है ना, वो स्कूल में रिबन जाते हो लगा के गर्ल्स, वैसा ही रिबन है, लेकिन मेटालिक रिबन है, नहीं लगाते हो, हाँ जी ये रिबन ऐसा मेटालिक रिबन है। मैग्नीशियम का व्हाइटिश सिल्वर कलर का जो है वो रिबन है, एक मेटल का सैंपल है, ये समझो मेटल का एक पीस है, इससे डरना नहीं है कि रिबन पता नहीं क्या चीज होती होगी, रिबन मतलब एक स्ट्रिप। वो तुम्हें ये कह रहा है एक स्ट्रिप ले लो और उसको रब करो विद सैंड पेपर। अब सैंड पेपर ऐसा होता है, तुमने देखा होगा किसी घर में कंस्ट्रक्शन चली हो, घर वर बना हो, तो ऐसे एक खुरदुरा सा एब्रेसिव सा मटेरियल होता है, क्या करते हैं इसको रगड़ते हैं मैम कहीं कहीं स्मूथ करने के लिए सरफेस को, तो यहाँ भी तुम यही कर रहे हो। एक रिबन का जो तुमने स्ट्रिप लिया है या रिबन, मैग्नीशियम का जो रिबन लिया है उसको तुम पहले इससे रगड़ोगे, क्यों, ताकि वो क्या हो जाए स्मूथ। मैम ऐसा क्या है मैग्नीशियम में, ये हम अभी धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि मैग्नीशियम जो है वो एक रिएक्टिव मटेरियल होता है। जहां तुम इसको स्टोर करके रखते हो ना, जैसे मान लो एक डब्बे में तुमने मैग्नीशियम का रिबन रखा हुआ है, तो ये रिएक्टिव होने के कारण ना अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। किस चीज की लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। तो भाई यहां पे वो तुम्हें कह रहा है इस एक्टिविटी में कि तुम्हें मैग्नीशियम रिबन को लेके जाना है आग के ऊपर, लेकिन तुमने जो सैंपल लिया हुआ है वो मैग्नीशियम है ही नहीं, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर तो मैम मैग्नीशियम की कोटिंग चढ़ी हुई है। इसका मतलब उसको किससे घिसना पड़ेगा, उसको पहले इस सैंड पेपर से क्या करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, ताकि क्या आ जाए तुम्हारे पास, ताकि मैम मैग्नीशियम आ जाए, मैग्नीशियम जो हो वो एक्सपोज हो जाए। और इस मैग्नीशियम को उठा के कहाँ रख देना है, इसके ऊपर, बर्नर के ऊपर। तो एक्टिविटी में ये बोला गया है कि बर्निंग करनी है। एक्टिविटी किस पे बेस्ड है, एक्टिविटी बेस्ड है तुम्हारी बर्निंग ऑफ, ये कौन है खिचर खिचर, दोनों एक दूसरे को क्रेडिट देते रहना बस, हाँ जी। मैग्नीशियम रिबन की क्या करनी है, बर्निंग करनी है। ये टोंग क्या होता है, चिमटा, घर में चिमटा होता है ना रसोई घर में, ये लेबोरेटरी चिमटा है टोंग। डरना नहीं, पता नहीं हाय टोंग पता नहीं क्या था, हाँ जी। ऐसे ऐसे बहुत वर्ड आएंगे डराने के लिए हैं, जैसे रिबन, सोचोगे हाय रिबन पता नहीं क्या होता हो, किसकी बर्निंग करनी है एक्टिविटी में, मतलब तुम्हें मेटल पे फोकस करना है, डरना नहीं है। इजी 25 में 25 पक्के हैं बहुत सारों के, पढ़ लो बस ध्यान से। अब ये नहीं कि बस पढ़ने की क्या जरूरत है, 25 में 25 पक्के हैं, ठीक है। रिबन क्या है, सैंपल है मेटल का। टोंग क्या है, चिमटा है। चिमटा मतलब ये नहीं करते लैब में, लैब में इतना कूल नहीं होता सब कुछ,
कि भाई आग जल रही है, लो जी मेटल को सीधा हाथ से ही ले गए, चिमटे से पकड़ना है, टोंग से, ठीक है। अब देखो एक्टिविटी की क्या खास बात है, एक सवाल तो इस एक्टिविटी में से ही आता है तुम्हें। तुम्हारे इस चैप्टर में शुरू में 3 एक्टिविटीज हैं, तीनों में से एक तो पक्का आती है पेपर में, ठीक है, पक्का। और जो सबसे इजी सेट होता है उसमें ये वाली आती है, जो थोड़ा सा ठीक ठीक सेट होता है उसमें सेकंड वाली पक्का ही आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस चैप्टर में सबको ये सलाह देती हूँ, सब कुछ छोड़ जाना, इस चैप्टर की जो सेकंड एक्टिविटी है उसकी रिएक्शन सब करके जाना, क्योंकि 3 नंबर की वो आती है, ठीक है। इसकी समझ लो। तुम्हें क्या लिखना है एक्टिविटी में, लिखो एक्टिविटी 1.1 हेडिंग डालो और इसका कैप्शन डालो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। नोट्स में बहुत सारी चीजें नहीं लिखनी है, नोट्स को नोट्स की तरह लिखना है। एक्टिविटी 1.1 का सिर्फ हमें लिखना है कंक्लूजन कि हुआ क्या है इस एक्टिविटी में। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब ध्यान से सुनो, तुमसे एग्जाम में वो पूछता है ऑब्जर्वेशंस, वो तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा पेपर में कि राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब तुमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया है तो तुम्हारी ऑब्जर्वेशंस क्या है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, बस ये बता दो तुम मुझे तुमसे एक ही चीज पूछनी है, ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है। वही तो पूछ रही हूँ, ऑब्जर्व होता क्या है, वो ऑब्जर्व करते कैसे हैं। गौर फरमाना, वाह, गौर फरमाया। कैसे गौर कैसे कैसे फरमा सकते हैं, आंखों से, ऑब्वियसली एक तो आंखें इंपॉर्टेंट चीज है गौर फरमाने के लिए, और कैसे भी फरमा सकते हैं, सूंघ लेंगे, देख लेंगे, सुन लेंगे, है ना। मतलब बेसिकली क्या मतलब है ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मैम अपनी सेंसेस को यूज करके, सेंस ऑर्गन्स को यूज करके। ऑब्जर्वेशन का मतलब समझ रहे हो, चक्षु के अलावा सारे सेंस ऑर्गन्स आते हैं उसमें। नाक, कोई गैस निकल रही थी, कोई केमिकल ऐसा निकल रहा था जिसमें खुशबू थी, तुमने सूंघ के बता दिया। जैसे अभी तुम पकड़ लोगे, अभी तुम देखोगे जो SO2 गैस होती है ना, बड़ी सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है उसमें से, बहुत ही गंदी स्मेल होती है SO2 की। तो जहां पे एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं ना और SO2 गैस निकल रही होती है, दूर से ही पता चल जाता है कि बदबू आ रही है, SO2 गैस है पक्का। तो ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जो तुम अपनी सेंस ऑर्गन से देख के बता सको, ठीक है। कोई भी सेंसेस हो सकते हैं, देख के भी, सूंघ के भी, कैसे भी, ठीक है। तुमसे ये पूछेगा क्या ऑब्जर्वेशन, देखो क्या होता है, एक्सपेरिमेंट सुनो क्या होता है। तुमने कैसे कलर का होता है बच्चों मैग्नीशियम, सिल्वर वाइट कलर का होता है, सिल्वरी वाइट। सारे मेटल्स तुम्हें पता है, मेटल्स की क्या खास बात पढ़ी थी 9th क्लास में, ज्यादा रंग बिरंगे नहीं होते, या तो व्हाइट, सिल्वर, गोल्डन, येलो ऐसे से होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पूरे कलरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ कलर्स होती हैं। तो ये तुम्हें कुछ भी समझना है ना, कौन सा मेटल कौन से रंग का है, सारे मेटल व्हाइट, सिल्वर, कुछ भी लिख देना, ठीक है। तो ये भी सिल्वरी व्हाइट है। अब ध्यान से सुनो, इसको तुम लेके गए आग पे, ये रही आग, ये बर्नर है। जैसे ही लेके जाओगे ना ये जलना शुरू होगा बच्चों, ये इतना भयंकर जलता है कि यहां पर इतनी बड़ी फ्लेम आ जाएगी, बहुत चमकती हुई। कैसी फ्लेम आएगी, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम। व्हाइट डैजलिंग फ्लेम का मतलब है बहुत ज्यादा चमकती हुई सफेद रंग की फ्लेम, एकदम से लपटे दिखेंगी तुम्हें। एक तो ये ऑब्जर्वेशन है इस एक्सपेरिमेंट में। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि मैम हमने नीचे ना एक वो रखी हुई है कटोरी, लैब में कटोरी को क्या बोलते हैं, लैब में जो कटोरी यूज होती है उसको या तो वॉच ग्लास कहते हैं या पेट्री डिश भी बोलते हैं। दोनों कांच की बनी हुई होती हैं। लैब में ज्यादातर चीजें जो यूज करते हैं, तुमने पढ़ा है स्टरर, है ना, तुमने पढ़े हैं बीकर, तुम पढ़ते हो पेट्री डिश, है ना। ये सारी चीजें ज्यादातर किसकी बनी होती हैं, कांच की, ग्लास की बनी हुई होती है ना। स्टील नहीं ले जाना कि घर से कटोरी ले आएंगे उठा के उसी में सैंपल कलेक्ट कर लेंगे, नहीं, हर चीज किस चीज की है, कांच की है। देखो तुम ये ऑब्जर्व करते हो कि मैम जब ये मैग्नीशियम रिबन जला ना बहुत ज्यादा लपटों के साथ, तो मैम एक पाउडर बना सफेद रंग का, व्हाइट पाउडर बनाए। और किस चीज का पाउडर बनाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए। ये 2 ऑब्जर्वेशन है इस एक्टिविटी की। इस एक्टिविटी में आप ये ऑब्जर्व करते हो, लिखो, ऑब्जर्वेशन लिखनी है सिर्फ, कि मैम जब मैग्नीशियम की रिएक्शन होती है, एक चीज और समझ लो, जो जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कत अपनी क्लियर करते जाओ। एक तो इन नाम से नहीं डरना, कहीं ग्रैन्यूल आ जाए, कहीं स्ट्रिप आ जाए, कहीं रिबन आ जाए, कुछ नहीं। तुम्हें क्या किस चीज से मतलब है, जो उसके आगे मेटल दिया हुआ है बस उससे मतलब है, पीछे वाला वर्ड छोड़ देना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी बर्निंग लिखा हो 10th क्लास तक, जब भी बर्निंग लिखा हो, बर्निंग का सीधा सा मतलब है हमेशा याद रखना है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, डरना नहीं है कि हाय पता नहीं लिख दिया बर्निंग क्या होता है। बर्निंग का सीधा सा मतलब क्या है, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करवानी है, छुट्टी। इससे बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है,
यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, यहाँ 1 मैग्नीशियम का एटम, यहाँ 2। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। अब ये बैलेंस हो गई है। यहाँ भी 2 मैग्नीशियम, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम, यहाँ भी जो आगे लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ भी मैग्नीशियम में कितने एटम है, 2। ये मैं भी सिखाऊंगी तुम्हें बैलेंसिंग धीरे धीरे, लेकिन अभी नोट कर लो। ऑब्जर्वेशन लिखो क्या है, ऑब्जर्वेशन लिखो मैग्नीशियम रिबन, ऑब्जर्वेशन लिखो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद white dazzling flame, magnesium ribbon burns with white dazzling flame। दूसरी ऑब्जर्वेशन लिखो white powder of magnesium oxide is formed, magnesium ribbon burns with white dazzling flame। दूसरा पॉइंट लिखो white powder of मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। व्हाइट पाउडर ऑफ किसका बना है, पाउडर मैग्नीशियम का नहीं बना, किस चीज का पाउडर है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड है भाई। जलने के बाद क्या बन गया है, जलने के बाद मैग्नीशियम का बन गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्टिविटी है। फर्स्ट एक्टिविटी की क्या ऑब्जर्वेशन समझ में आई है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम और सफेद पाउडर किस चीज का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। दूसरी एक्टिविटी पे आओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं सबको सलाह दूंगी कि इसको पक्का कर लेना, जो इस चैप्टर में कुछ ना पढ़ पाए इसको तो पक्का ही कर लेना, बाकी वो सब पढ़ना है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आओ हाँ जी, पढ़ना जरा एक्टिविटी क्या बोल रहा है। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब कुछ तो ये कप कप आ जाएंगे, हाय लेड नाइट्रेट क्या होता है। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लो, दूसरे में पोटेशियम आयोडाइड लो, मिक्स कर दो और ये बताना है कि क्या ऑब्जर्व किया है। ध्यान से सुनो, लेड नाइट्रेट, पहले तो फॉर्मूले बनाने सीख लो क्योंकि फॉर्मूले बनाने की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है मैम घोल रखा है, किसमें, यहां पानी में घोल रखा है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड। अब यहां पर तुम देख सकते हो, दिख ही रहा है इस डायग्राम में कि मैम अगर हमने इन दोनों को आपस में मिला दिया है ना, क्या हुआ है, ये भी बिल्कुल पानी जैसा था ट्रांसपेरेंट, ये भी बिल्कुल पानी जैसा था ट्रांसपेरेंट, और कैसा बना है, येलो कलर आ गया कहीं से। इसका मतलब कलर का चेंज हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। पहले वाले में क्या पढ़ के आए हो, फ्लेम के साथ जल रहा था बहुत ज्यादा, सफेद रंग का पाउडर बन गया था। ठीक है, यहाँ क्या ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर मैम एक ही ऑब्जर्वेशन है कि येलो कलर का फॉर्मेशन हुआ है, येलो कलर का क्या बना है, प्रेसिपिटेट। अभी बता रही हूँ उसका मतलब क्या होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल का मतलब है जो घुला नहीं है। अगर तुम इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे ना, तो ये पूरा का पूरा नीचे सेटल हो जाता है येलो कलर का, ये बाकी पूरा सॉल्यूशन ऊपर रह जाता है और ये अनडिजॉल्व अनडिस्टर्ब नीचे बैठा रहेगा। ठीक है, तो जो चीज घुले ना पूरे सॉल्यूशन में, अभी तो ये दिख रहा है तुम्हें, थोड़ी देर बाद ये क्या होगा, अलग से दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे भी जितना क्लियर नहीं है, इसका मतलब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या हुई, जब भी लिड नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, जो बिल्कुल कैसे हैं देखने में, बिल्कुल पानी जैसे हैं। पानी कैसा होता है, एकदम से क्या होगा, दोनों को मिक्स करते एकदम से कलर चेंज हो जाएगा, पीला रंग आ जाएगा। अभी पीला रंग है किसका, वो तुम्हें पता चलेगा इसकी रिएक्शन से। पहले ऑब्जर्वेशन लिखो, एक्टिविटी 1.2 सारी आती है पेपर में भाई, एक्टिविटी हर एक एक्टिविटी पढ़नी है। लिखो एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी का कैप्शन लिखो, एडिंग लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, एडिंग lead nitrate solution and potassium iodide solution, adding lead nitrate solution and potassium iodide solution। ये कैप्शन है तुम्हारे से एक्टिविटी का। और अब इसकी ऑब्जर्वेशन देखो जरा, हाँ जी, कोई होनहार जरा मुझे लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बता देगा क्या होगा। जिसको नहीं आता वो पीछे पन्ने पलट लेना, पहले लिखवा रखे हैं। हाँ जी, लेड का क्या सिंबल था, और मैम उसके ऊपर 2 पॉजिटिव था आयन का, और नाइट्रेट का क्या था बच्चों, 9th क्लास में ये चीज पढ़ी हुई है कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं। देखो इक्वेशंस में फॉर्मूले रखने हैं,
जब रिएक्शन दिखाओगे ना कि इसमें ये जुड़ गया, ये बन गया, तो फॉर्मूले लिखने हैं। देखो ध्यान से सुनो, कैसे लिखते थे फॉर्मूले? मैम सबसे पहले तो सिंबल लिख लेते थे एलिमेंट का, धीरे धीरे चीजें आसान हो जाएंगी, बट शुरू शुरू में थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो सिंबल क्या है लिड का? पीबी। नाइट्रेट का क्या सिंबल है? अब ये बता दो जरा, चार्ज कितना है? पढ़ते थे ना 9th क्लास में, ऐसे तो करते थे, पहले सिंबल लिख लेते थे, फिर चार्ज, इसका चार्ज बताओ कितना है, और इसका, और फिर क्या करते थे? ये क्या बन जाएगा? पीबी। और मैम ये कैसा है, यहाँ पे क्या लगेगा? एक ब्रैकेट क्यों लग रहा है? ब्रैकेट तब लगता था मैम जब एक पॉलीएटॉमिक आयन होता था, एक ऐसा आयन जिसमें एक से ज्यादा, दो से ज्यादा एटम है ना। यहाँ दिख रहे हैं कितने एटम है? यहाँ एक नाइट्रोजन का एटम है, 3 ऑक्सीजन के हैं, 4 एटम है, इसलिए मैम यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा और ब्रैकेट के बाद लिखा जाएगा तो ये है लिड नाइट्रेट। कई बच्चे क्या करेंगे? शॉर्टकट सीधा, कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं, लिड नाइट्रेट। गलत है, इसीलिए वो लिखवाई थी शुरू में कि भाई कौन किसका क्या आयन है, क्या है। नेक्स्ट कौन सी चीज है बच्चों? पोटेशियम आयोडाइड। बताओ जरा, पोटेशियम का सिंबल क्या था? ए पॉजिटिव, पीछे देख लो जिसको नहीं आता है। आयोडाइड मतलब आई नेगेटिव। लेकिन फॉर्मूला बनाते टाइम क्या करते हैं? फॉर्मूला बनाते टाइम मैम सिर्फ सिंबल लिखेंगे और इनका जो चार्ज है उसको नीचे लिखेंगे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? ठीक है। अब इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी सुन लो ध्यान से, तुम्हें ये नोट करना है सीधे, क्योंकि वो तो मैंने बता दिया है कि जिसको बनाना नहीं आता वो सीख ले। AQ का क्या मतलब है? AQ का मतलब है पानी में घोल के सोल्यूशन बना रखा है। अभी धीरे धीरे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे सीख लोगे इन चीजों को। देखो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन की फॉर्म में, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन की फॉर्म में, और यहां पर बच्चों क्या रिएक्शन होती है? देखो यहां पर बन जाता है तुम्हारा लिड आयोडाइड, जो कि सॉलिड है, जो कि कौन से रंग का है? येलो। ये सवाल इतना आता है ना, मतलब पेपर में क्या बताऊं तुम्हें, ये पूरा ही कि इस वाले सॉल्यूशन को इसके साथ मिलाया, बताओ कौन से टाइप की रिएक्शन है, रिएक्शन लिखो, और कौन सा प्रेसिपिटेट बनता है। इतनी बार मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो प्रेसिपिटेट कौन सा बन रहा है पीले रंग का बच्चों? लिड आयोडाइड। क्या नाम है इसका? लिड आयोडाइड। ये बना कैसे अभी बता रही हूँ उसकी पूरी कहानी, और साथ में क्या बन जाएगा? साथ में बन जाएगा ये KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। बता रही हूँ ये, वैसे मैं बैलेंसिंग बताऊंगी बट स्टिल बता देती हूँ। आ जाओ, यहाँ पे हुआ क्या है? लेड के साथ कौन चला गया है? आयोडीन। और पोटेशियम के साथ कौन चला गया है? नाइट्रेट। अब मुझे ये बताओ जरा, यहां पर एक लेड है, यहां पर कितने आयोडाइड है? एक। लेकिन वहां कितना आयोडाइड है? दो। अब क्या करें? अभी तुम ये चीज आगे सीखोगे इस चैप्टर में, बैलेंस करना होता है। फिर अगर वहां 2 आयोडीन के एटम्स है ना, तो तुम्हें यहां 2 लगाना पड़ेगा, ताकि ये भी कितने हो जाए? ये भी 2 हो जाए, बैलेंस हो जाए। यहाँ पोटेशियम कितने हो गए बच्चों? पोटेशियम में कितने एटम्स हैं? 2। वहां कितने करने पड़ेंगे? 2, इसलिए वहां पे 2 लगाए, है ना। देखो यहाँ पर भी 2 पोटेशियम के एटम्स हैं, और यहाँ पर नाइट्रेट के एज अ होल 2 हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाए? 2 आगे लगाए, क्योंकि इसका मतलब है ये सबके लिए है, 2 पोटेशियम के एटम और 2 नाइट्रेट के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये बैलेंसिंग अभी धीरे धीरे सीख लेंगे, अभी ये अलग से एक टॉपिक है बैलेंसिंग का। अभी तो तुम बस ये सीखो कि लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और साथ में क्या बना है यहाँ पर? लिड आयोडाइड। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि लिड आयोडाइड जो है वो पीले रंग का प्रेसिपिटेट होता है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इस एक्टिविटी में। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो तो तुम आगे भी सीख लोगे, ठीक है, उसका कोई इतनी वो नहीं है। लिख लिया? ये नोट कर ली? रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन लिख ली? चलो थर्ड एक्टिविटी पे चलो। क्या? हाँ तो मैं तो बताया था पहले ही, ये लिखना था ना, उन्होंने लिख लिया है, जो बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं आराम से, तो मैं तो तब से बता रही थी। लिखो लिखो, वैसे सारी बातें मानते हैं, है ना, जब टेस्ट होगा ना तब नहीं मानेंगे बस। ये पढ़ते रहो भाई, स्लो स्लो पढ़ा रही हूँ अभी, देखना लाइफ प्रोसेस स्टार्ट होगा तो क्या होगा, फिर लाइट स्टार्ट होगा और फास्ट करना पड़ेगा।
अरे तुम सेट हो जाओगे, तुम्हें पता चला 10th में आते ही सदमा लग गया, हाँ ये पढ़ना पड़ेगा डेट शीट। अरे डर मत यार, दुबे से पूछ ले, दुबे बता दे इसको कि डर मत। लिख लिया, चलो अब इतना भी टाइम नहीं है। नेक्स्ट एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी से क्या पता चला, देखो कलर चेंज हुआ है ना, केमिकल रिएक्शन हुई है नहीं हुई है? केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कलर चेंज होता है। वो पिछले वाला एग्जाम्पल उसी में सेट हो रहा है। अब देखो, ए चुप करो। नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको ये बोल रहा है बच्चों कि थोड़े से जिंक के ग्रैन्यूल्स ले लो। अब किससे डरे, ग्रैन्यूल से डरे नहीं, तुम्हें किससे मतलब है? मैम हमें तो सिर्फ जिंक से मतलब है। एक कॉनिकल फ्लास्क में या एक टेस्ट ट्यूब में जिंक के ग्रैन्यूल्स जो पड़े हुए हैं, देखो ये इस फ्लास्क के अंदर क्या पड़े हुए हैं, जिंक के ग्रैन्यूल्स पड़े हुए हैं। और तुम्हें क्या मिलाना है इसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ जी बताना जरा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, और सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा होता है, H2SO4। एसिड होते हैं दोनों। अब तुम्हें हैंडल विद केयर करना है, क्यों? क्योंकि एसिड है। एसिड की कैसी नेचर होती है, मैं एसिड ना कई बार जला भी देते हैं। अगर स्किन पे तुम्हारी एक बूंद एसिड की पड़ जाए ना बेस की, तो आर पार हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक बूंद पड़ गई तो मैं यहाँ से तुम्हें देख पाऊंगी, छेद हो जाएगा। इतना ज्यादा कोरोसिव होता है, डेंजरस होता है। ठीक है, पूरी स्किन को जला के राख कर देते हैं, हड्डियां वड्डियां सब गला देगा। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स? देखो ये बोल रहा है जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए, ऊपर से एसिड डाल दिया, तो वो ये कह रहा है क्या ऑब्जर्व करोगे। ये भी बहुत कॉमन है, ये सेकंड चैप्टर में भी आएगी ये वाली रिएक्शन, थर्ड में भी आएगी। ये इतना इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में रिपीट होगा, और फिर तुम्हें आ ही जाएगा। जब हर चैप्टर में पढ़ाओगे एक ही चीज तो फिर तो आ ही जाएगी। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जिंक की रिएक्शन क्या होती है HCl के साथ या H2SO4 के साथ, वो ये पूछ रहा है तुमसे। तो जब तुम इस एक्टिविटी को करोगे ना, तुम्हारी दो ऑब्जर्वेशंस है। क्या दो ऑब्जर्वेशंस है? मैम जैसे ही एसिड डलेगा ना इसमें, यहां से एक गैस निकलेगी फटाफट। यहां से क्या दिखेगा, यहां से एक गैस दिखेगी तो नहीं, उसको टेस्ट बताती हूँ कैसे करते हैं। क्योंकि ये कैसी गैस है, ये रिएक्शन होगी, देखो ZnCl2 और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही यहाँ पर ZnSO4 और यहाँ पर साथ में कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है? है। क्यों? क्योंकि गैस निकल रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, अगर तुम इस रिएक्शन के दौरान यहाँ से बीकर टच करोगे ना साइड से, तो तुम्हें गर्म नजर आएगा। तो यहाँ पर क्या होती है रिएक्शन में, इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है यहाँ पर। क्या मैम हमेशा इंक्रीज ही होगा टेम्परेचर? नहीं, जरूरी नहीं है। कहीं कहीं पर टेम्परेचर डिक्रीज भी होता है रिएक्शन में। अभी पढ़ेंगे, एक रिएक्शन तुम्हारे कोर्स में दी हुई है, जब तुम बीकर को टच करोगे ना ठंडा नजर आएगा, बिल्कुल बिल्कुल ठंडा। तो टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बिठा लो कि टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नहीं, घट भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, तो ये देखो कलर का चेंज होना, स्टेट का चेंज होना, गैस का इवॉल्व होना, टेम्परेचर का चेंज होना, फिजिकल स्टेट का बदलना, ये सारी किसकी प्रॉपर्टीज होती हैं? ये सारा का सारा तुम्हारा चलता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। केमिकल रिएक्शन में ये चीज इनमें से कुछ ना कुछ होगा ही होगा। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लो, पहले ऑब्जर्वेशन लिखो इसकी क्या है। पहले एक्टिविटी 1.3 लिखो, कैप्शन लिखो इसका, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद HCl और H2SO4। रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद HCl और H2SO4। HCl और H2SO4, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद HCl और H2SO4। लिख लिया? हाँ जी लिखो, पहली ऑब्जर्वेशन क्या है। ये ऑब्जर्वेशंस लिख रहे हो, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस एक्टिविटी के ऑब्जर्वेशंस बताओ क्या है। ऑब्जर्वेशन लिखो जरा, पहले रिएक्शन लिखना चाहो, रिएक्शन लिख सकते हो, ये वाली लिख लो फटाफट दोनों। रिएक्शन तो अभी नहीं सीखोगे तो बाद में आ ही जाएंगी, तुम्हें धीरे धीरे आ जाएंगी रिएक्शंस। रिएक्शन की कोई ज्यादा झंझट नहीं है, ये रिपीट होंगी बहुत बार। लिखो पहली ऑब्जर्वेशन, लिखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। पहली ऑब्जर्वेशन है इस एक्टिविटी की, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। दूसरी ऑब्जर्वेशन लिखो, इंक्रीज इन टेम्परेचर। बीकर को टच करके पता चलेगा, बीकर को टच करोगे, जिंक ग्रैन्यूल्स बीकर में डालोगे, ऊपर से HCl डालोगे, गैस निकलेगी और दिखेगा कि बीकर को टच करने पे बीकर गर्म नजर आ रहा है। अब ध्यान से सुनो,
तुम्हारे कोर्स में 5-6 गैसेस हैं, उनके सबके कंफर्मेटरी टेस्ट हैं कि किस गैस को कैसे पता करोगे कि कौन सी गैस निकल रही है। गैस तो ज्यादातर कलरलेस है, ज्यादातर कलर है ना। एक ही गैस है आपके कोर्स में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो ब्राउन कलर की होती है। बाकी जितनी गैसेस आपके कोर्स में है, जैसे कि H2 गैस, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, जैसे कि CO2 गैस, जैसे कि SO2 गैस, जैसे कि SO3 गैस, ठीक है, ये सारी कैसी है? ये सारी कलरलेस है। तो इसको छोड़ के ये कैसी गैस है बच्चों? ये तो ब्राउन कलर की। ये तो जब भी निकलेगी ना टेस्ट ट्यूब में से, तुम्हें दिख जाएगी आंखों से कि अच्छा ये तो NO2 निकल रही है, ब्राउन कलर की है। ये सारी कलरलेस है, इन्हें कैसे पकड़ोगे? हैं क्या टेस्ट ट्यूब के सूंघ लेंगे? सूंघ भी नहीं है इनमें, ओडरलेस है। लो, ये ओडोरलेस ये वाली है, ये कलरलेस भी है और ये ओडोरलेस भी है। अब बताओ क्या करोगे? इनकी क्या दिक्कत है मैम? ये कलरलेस तो हैं, कलरलेस ये सारी है, ये ओडोरलेस भी है, खुशबू भी नहीं है। इनमें खुशबू है, कैसी? सड़े हुए अंडे जैसी। चलो इनको भी पकड़ लेंगे। आंखों से इसको पकड़ लिया, ब्राउन कलर की है। नाकों से इसको पकड़ लिया, बदबू है। इनको कैसे पकड़ोगे? इनके लिए टेस्ट करने पड़ते हैं। अगर किसी टेस्ट ट्यूब से फुदफुदाती हुई कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। तो कैसे पकड़ेंगे? कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर H2 गैस। कैसे पकड़ोगे भाई? क्यों मैम? पकड़ना क्या है? पकड़ लेंगे, लेकिन नहीं पकड़ सकते। क्यों? कैसी गैस है? कलरलेस, ओडोरलेस, सब कुछ है इसमें। अब कैसे करें? क्या करें बताओ? कैसे पकड़ोगे? टेस्ट करना पड़ेगा। कैसा टेस्ट मैम? ये क्या होता है? क्या? नहीं बोलो। हाँ? देखो, हाइड्रोजन गैस निकल रही है यहां से, कभी सोचो कहीं और से, यहां से हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। एक चीज होती है स्प्लिंटर, सुना है कभी? क्यों नहीं सुना? अच्छा, माचिस की तिल्ली देखिए, मैचस्टिक, मैचस्टिक देखिए, पीछे से लकड़ी वाला पार्ट होता है ना, जो एज अ फ्यूल काम करता है मैचस्टिक के अंदर, जो जलता है लास्ट में, वैसी होती है। उसी की जैसे टूथपिक देखी होगी, टूथपिक जैसी होती है स्प्लिंटर, लकड़ी की होती है, और ये लैब में जलाने वलाने के काम आती है। लैब जलाने के नहीं, कहीं पे भी आग उग चाहिए हो तो इसको लेके जाएंगे, इसको पहले बर्नर पे जलाएंगे और फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। पता चला जी जलाने के काम आती है लैब। मोमबत्ती से कैसे करेगा? मोम नहीं गिरेगा क्या हाथ पे? इधर आओ जल्दी सुनो। स्प्लिंटर, स्प्लिंटर इज जस्ट लाइक, क्या है स्प्लिंटर? देखो लैब के कुछ तौर तरीके होते हैं। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तुम घर पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, डिफरेंस है। लैब में तुम्हारे स्कूल वाले पता नहीं लैब लेके जाते हैं कि नहीं, लैब में सब कुछ प्रॉपर होता है। ऐसे तो फिर स्टील के बर्तन ही ले जाओ ना, आज एक्सपेरिमेंट करना है, घर से स्टील के बर्तन लेके जा रहा हूँ, चम्मच चुम्मच वहीं बजाऊंगा जाके। वहाँ सब कुछ ग्लासवेयर होता है, उसकी कुछ वो होती है। ग्लासवेयर क्यों यूज करते हैं? ग्लासवेयर से क्यों यूज करते हैं? एक तो क्लीननेस के लिए, पता चल जाएगा गंदा है साफ है ना, ट्रांसपेरेंट होता है। एक एक क्यों यूज करते हैं? और इनकी ना ऑटोक्लेविंग होती है लैब्स में। अगर तुम बैक्टीरिया या किसी चीज पे काम कर रहे हो ना, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, ऑटोक्लेविंग एक मशीन होती है, उसमें करके 105 डिग्री पे गर्म किया जाता है चीजों को, ताकि जर्म फ्री हो जाए वो चीजें। पर्पस होता है हर चीज का। अब इधर आओ जरा, तुम H2 गैस को कैसे पकड़ोगे? ना दिख रही ना सूंघ रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये जलता हुआ स्प्लिंटर लकड़ी जैसा होता है, इसमें तुमने लगाई आग, इसको जला लिया, ठीक है। इसको तुम लेके गए उस टेस्ट ट्यूब या बीकर के माउथ के पास, इसको तुम कहां लेके गए? इस स्प्लिंटर को तुम यहां लेके गए, और यहां से निकल रही है कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। एकदम से कैसी साउंड आएगी? ये तुमने पढ़ रखा है पहले भी, पॉप साउंड, ऐसी। ठीक है, एकदम से कैसे साउंड आएगी? पॉप साउंड आती है एकदम से। तो ये इसकी पहचान है। ये नहीं कि मैं तो सूंघ के बता दूंगा, मैं तो देख के बता दूंगा हाइड्रोजन निकल रही है टेस्ट ट्यूब में से, नहीं बता सकते। क्या टेस्ट है मैम? एक बर्निंग स्प्लिंटर लेके आएंगे, आग लगा हुआ, उसको टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके जाएंगे, एकदम से बूम, है ना, पॉप साउंड, पॉप साउंड आएगी। एग्जाम में ये लिखना है, एग्जाम में बूम नहीं लिखना, एग्जाम में क्या लिखना है? H2 गैस विल प्रोड्यूस पॉप साउंड। ये टेस्ट है इसका। सारी गैसेस के टेस्ट याद रखने हैं, जो जो गैस जहां आएगी मैं वहीं लिखवा रही हूं तुम्हें, लिखो जल्दी। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। तो ये क्लियर होना चाहिए, ये सारी गैसेस हैं तुम्हारे टेस्ट कोर्स में। NO2 गैस को कैसे पकड़ोगे? ब्राउन फ्यूम,
ब्राउन कलर की है, देख लेंगे, ये अभी आएंगी बाद में, कोर्स में आएंगी। SO2 SO3 गैस को कैसे पकड़ोगे मैम? सड़े हुए अंडे की स्मेल है इनमें, चलो स्मेल से पकड़ लेंगे, लेकिन ये तीनों कैसी हैं? ना कोई कलर है इनका, ना कोई इनकी खुशबू है, तो इनके लिए टेस्ट है फिर प्रॉपर। इसको कैसे पकड़ा हाइड्रोजन गैस को? पॉप साउंड। पॉप साउंड कब देगी ये? बर्निंग स्प्लिंटर लेके जाएंगे, एक वो मैस्टिक टाइप का होता है कुछ लकड़ी का, उसको उसमें आग लगाएंगे पहले, आग उस जलते हुए को जैसे ही लेके जाएंगे टेस्ट ट्यूब के पास, और टेस्ट ट्यूब के पास ये नहीं खाली टेस्ट ट्यूब के पास, उस टेस्ट ट्यूब में से क्या निकलता हुआ होना चाहिए? हाइड्रोजन गैस। तब वो क्या देगा? पॉप साउंड। तभी तो पता चलेगा हाइड्रोजन गैस थी उसके अंदर। ठीक है, चलो ये डन हो गया। तो ये 3 एक्टिविटीज हैं। अब इन एक्टिविटीज को एक बार निहार लो जरा, इनसे क्या पता चल गया? मैम किसी में गैस निकल रही है, मैम किसी में कलर चेंज हो रहा है, किसी में प्रेसिपिटेट बन रहा है, किसी में मैम टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, किसी में फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है ना? इसका मतलब ये सारी क्या है? ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसकी? केमिकल रिएक्शंस की। अब हमने आगे पढ़ना है केमिकल इक्वेशन के बारे में। चलो ये ना अगला टॉपिक, हाँ अभी है। चलो नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। ऑब्जर्वेशंस याद हो जाएंगी? बताओ, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस है? कैसे जलता है? कौन सी फ्लेम से जलता है? व्हाइट डैजलिंग फ्लेम। और जो पाउडर मिलता है वो कौन से कलर का मिलता है? व्हाइट कलर का ही पाउडर मिलता है, व्हाइट ही डैजलिंग। डैजलिंग फ्लेम का क्या मतलब है? बहुत ज्यादा चमकती हुई, शाइनी, एकदम सिल्वरी ऐसी दिखेगी। क्या हो गया ये, है ना, बहुत ज्यादा। हाँ जी, सेकंड एक्टिविटी की क्या ऑब्जर्वेशन है? जब लेड नाइट्रेट को और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स कर रहे हैं, कलर चेंज होगा। कौन सा कलर बनेगा? येलो। कौन क्या है येलो कलर का? उस नाम बताओ उस सब्सटेंस का जिसकी वजह से येलो आया है। लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड क्या होता है बच्चों? PbI2। लेड आयोडाइड क्या है? PbI2। तीसरी एक्टिविटी बताओ, जिंक को डाल दिया HCl में, या HCl में डाल दिया जिंक को, क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। और दूसरी चीज क्या होगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशंस है। अब आ जाओ इस पे। केमिकल इक्वेशन क्या होती है मैम? केमिकल चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन तो आई थिंक क्लियर है। क्या क्लियर है? ऐसी कुछ प्रोसेस जिसमें जो पहले था वो बाद में नहीं है, बाद में कुछ नया ही बना है। इतनी सारी देख ली है ना? क्या देख लिए? जिंक वाले केस में मैम पहले जिंक था और HCl था, लेकिन बना क्या लास्ट में? ZnCl2, और साथ में कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस। तो मैम बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट चीजें हैं। इधर आओ जरा, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन। किस चीज की? केमिकल रिएक्शन की। पहले इसको समझना पड़ेगा तुम्हें। अब मैं यहां पर 4 चीजें लिखूंगी। मैं एक स्टेटमेंट सेंटेंस लिख रही हूं। क्या लिखूं? कुछ शॉर्ट में लिखती हूँ क्योंकि बहुत लंबा नहीं लिखना है, और तुम्हें नोट करना है, ये पहले ही बता रही हूँ, मेरे साथ नोट कर लो, फिर मैं समझा दूंगी। लिखो, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन burns with शॉर्ट करती हूँ, और मैग्नीशियम रिबन बर्न्स एंड प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर। बताना जरा, स्टेटमेंट सेंटेंस क्या होते थे? इंग्लिश ग्रामर में बहुत पढ़ते हो। स्टेटमेंट सेंटेंस होते थे ना कुछ चीज, क्या चीज होती थी वो? कई टाइप के सेंटेंसेस होते थे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस, ये कैसे होते थे? सिंपल कोई स्टेटमेंट बता दी कि दिस इज लाइक दिस, दिस इज राम, दिस इज ये, इट इज कैट, है ना? ये होते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस। जब आपने कोई चीज बता दी ये, तो मैंने यहाँ क्या बताया है कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो हवा में रिएक्ट हुआ है, बर्न हुआ है ऑक्सीजन के साथ, और उसने क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैं इसी चीज को वर्ड में लिखना चाहूँ, देखो ये बहुत डीप में लिखे हुए हैं और बच्चे इसको मिस कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन आए हुए हैं, सब जगह से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो, पहले तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैं चैप्टर पढ़वाऊंगी तुम्हें। चैप्टर के बाद में चैप्टर वाइज तुम्हें PYQs दूंगी 5 साल के, जो बोर्ड्स में लास्ट 5 ईयर्स में आए हुए हैं, वो मैं खुद दूंगी, मैंने खुद टाइप किए हुए हैं, उनमें एरर्स बिल्कुल 0 है। ठीक है, इसलिए दूंगी, इसलिए मैं तुम्हें कोई बुक नहीं कहूंगी कि तुम PYQs के लिए कोई बुक खरीदो। मैं तुम्हें PDF सेंड करूंगी, उसका तुम प्रिंट निकालो। ये भी नहीं है कि मैम अपनी बुक बेच रही है PYQs की, नो। मैं तुम्हें PDF दे दूंगी, मेरे पास करेक्टेड सारे अपने टाइप्ड PDF है। ठीक है, PDF है, तो तुम उसको जब तुम्हारी इच्छा हो जिस चैप्टर की, वो तुमने प्रिंट करवा लिया। जिसको सारे करवाने हैं वो सारे करवाते रहना।
तो बेटर तो यही है, PYQ होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो लास्ट 5 सालों में आए हुए हैं, ठीक है। वो चैप्टर वाइज मैं दूंगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस नोट्स और PYQs, कुछ करना नहीं है। तीसरी चीज कुछ नहीं करनी है, ठीक है। ये नहीं कि बुकों के चट्टे लगा लिए जी, वो फलानी खरीद ली, वो वाली बुक खरीद ली, उसमें बहुत दिया हुआ है, कुछ नहीं, इनफ है। अब आओ, अगर मुझे इसी चीज को वर्ड्स में लिखना है तो कैसे लिखूंगी? मैं सिंपल करके लिखूंगी, मैग्नीशियम लिख दिया, और बर्निंग का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया है, किसके साथ रिएक्शन? ऑक्सीजन के साथ। और मैम क्या मिल गया मुझे? क्या मिला है बच्चों? तो ये अच्छा है, टाइम हो गया लग रहा है, चलो पढ़ना है और पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है। आओ जरा, मिटाया नहीं है जो भी था, लिख लो इसको, लिखो। ये चलो यहीं छोड़ देते हैं अभी आज की क्लास, फिर कल कर लेंगे, भारी ना पड़ जाए ना फिर। थोड़ा घर जाके बस रिवाइज कर लेना, ठीक है, पढ़ लेना, ठीक है। चलो कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे फिर, और अब थोड़ा धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, अभी हम स्लो ही चल रहे हैं। स्लो चल रहे हैं, हाँ स्लो ही है, ठीक है।